आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 12 होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम लोग आज बात करेंगे एक और नए चैप्टर का। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब हो गया कि प्लांट अपने बच्चों को जन्म कैसे देता है। जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे आप देखते हो ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में, तो वो अपने अपने बच्चों को जन्म देता है, तो उसी तरीके से हमारे प्लांट में भी ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग वही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि आखिर प्लांट अपने बच्चों को जन्म किस तरीके से देता है, वही हमारा ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का मतलब समझ आ गया क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट अपने बच्चों को किस तरीके से जन्म देता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको लग रहा होगा सर प्लांट अपने बच्चों को जन्म कहाँ देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन उनके जन्म देने का तरीका क्या है थोड़ा सा अलग है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में ऑब्वियस ही बात है हमारा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होने वाला है कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो क्या लिखा हुआ, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। मतलब इसका सिंपल सा होता है कि एक जब नए बच्चे का जन्म हो जाए उसके पेरेंट्स से, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे हमारा जन्म हमारे पेरेंट्स के वजह से होता है, उसी प्रकार से एनिमल में जन्म उनके पेरेंट्स की वजह से होता है, उसी तरीके से प्लांट में भी प्लांट का जन्म उसके प्लांट यानी कि उसके पेरेंट्स की वजह से होता है। तो जब एक नए इंडिविजुअल यानी कि जब एक नए लिविंग थिंग का जन्म होता है उसके पेरेंट्स से, तो वो हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। और हम लोग जो है वो रिप्रोडक्शन का ही देन है एक तरीके से, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका हो सकता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन का क्या क्या तरीका हो सकता है, यानी कि अपने बच्चों को जन्म देने का प्लांट किन किन प्रकार के तरीके को फॉलो करता है। तो इसके अंदर हम लोगों को कई सारे छोटे छोटे टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, छोटे छोटे कई सारे हैं, तो हम लोग उसको 2 पार्ट में लगभग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बहुत लंबा फिर हो जाएगा हमारा। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को सबसे पहला डेफिनेशन देखना है वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। देखिए, प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखो, कोई भी एक प्लांट यदि आप उठा लो तो एक प्लांट के पास 3 चीज तो लगभग होता ही है। पहला, उसके पास रूट्स होंगे यानी कि जड़, उसके बाद स्टीम यानी कि टहनी, और लीव्स यानी कि पत्ते। तो एक प्लांट के पास ये 3 चीज तो रहता ही है, उसका जड़, उसका टहनी और उसका लीव्स। इसी 3 चीज को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। किसका? एक प्लांट का। ठीक है, तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ ये वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में, रूट्स, स्टीम्स और लीव्स के बारे में। इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। किसका? प्लांट का। नेक्स्ट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ये भी आपने कई बार देखा होगा कि एक पेड़ में कुछ समय के बाद जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ में फूल भी आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। लेकिन जब वो प्लांट बहुत छोटा रहता है तो उसमें फूल नहीं आता है। इसका मतलब वो साफ बता रहा है कि वो फूल को जन्म देने के लायक अभी बना नहीं है। लेकिन जब एक प्लांट एक ग्रो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर वो अपने फ्लावर को जन्म देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्लांट हमारा बड़ा होगा तो उसमें फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। आगे, द फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में रिप्रोडक्शन का काम कौन करता है? वही फ्लावर करता है। तो यदि आप किसी प्लांट में फ्लावर देखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्लांट ने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है। किस रूप में? फ्लावर के रूप में। और वही फ्लावर के रूप में, फ्लावर है पहले,
फिर वो क्या बनता है हमारा, एक छोटा सा सीड बनता है, फिर उसी से हमारा फल तैयार हो जाता है कि नहीं। और फल का उगना, फल का ग्रो करना, ये दिखाता है कि उस प्लांट ने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है। पहले वो शुरुआत कहाँ से करेगा, फ्लावर से, फिर वही फ्लावर बाद में क्या बन जाता है, उसके फ्रूट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक गुआवा ट्री आपने देखा होगा, अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ में सबसे पहले पेड़ क्या करता है, अपने फ्लावर को जन्म देता है, उस फ्लावर से ही हमारा अमरूद निकलता है और वो अमरूद बड़ा हो जाता है। वो दिखाता है कि वो अपने बच्चे को क्या कर रहा तरीके से जन्म दे रहा है, और उस फ्लावर से बनेगा हमारा फ्रूट, यानी कि अमरूद बनेगा, और उस अमरूद के अंदर ऑलरेडी कई सारे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और उस सीड्स को आप दोबारा लगा दोगे मिट्टी में तो दोबारा हमारा नया प्लांट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जैसे जैसे प्लांट हमारा ग्रो होता है, जैसे जैसे प्लांट हमारा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो फ्लावर को ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और फ्लावर ही वो चीज़ है प्लांट का, मतलब एक प्लांट का फ्लावर ही वो एक लौता ऐसा चीज़ है जो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। फ्लावर से ही हमारा सब कुछ होता है, ठीक है। किसी प्लांट में फ्लावर उग गया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आगे फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट का जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, जहां से बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, वो कौन सा पार्ट है हमारा, फ्लावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लावर पहले होगा, फिर फ्लावर से हमारा फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट में कई सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। उस सीड्स को जब आप दोबारा जमीन में लगा दोगे तो वहां से एक नया प्लांट हमारा निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से अपने बच्चों को जन्म देना। लेकिन बच्चे को जन्म देने का तरीका यहाँ पे क्या है, बहुत ही अलग है। ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता, एनिमल में वैसा नहीं होता, वो लोग सीधे अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। सीड्स फ्लावर वगैरह उसमें हम लोग का नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लावर में थोड़ा सा रिप्रोडक्शन अलग होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे, अ फ्लावर मे हैव आइदर द मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। देखो, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें मेल का होना और फीमेल का होना जरूरी होता है। तो कई सारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें केवल मेल वाले ही पार्ट होंगे, या फिर कई सारे ऐसे फ्लावर है जिसमें केवल फीमेल वाले ही पार्ट होंगे, और कई सारे ऐसे भी फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के भी फ्लावर हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। अब देखो, ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो गया अपने बच्चे को जन्म देना, यानी कि ऑफ स्प्रिंग के बगल में आप ब्रैकेट में चाहो तो बेबी लिख सकते हो, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देना, यानी कि जो बेबी हमारा प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या बोलेंगे उसको, ऑफ स्प्रिंग। यानी कि प्लांट जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑफ स्प्रिंग, ठीक। लेकिन प्लांट अपने बच्चे को जो जन्म देता है ना, जन्म देने का तरीका कई सारा है, अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को जन्म देता है। कई बार वो पहले फ्लावर बनाएगा, फिर फ्लावर से हमारा फ्रूट बनेगा, फिर उस फ्रूट में सीड्स होंगे, फिर आप उस सीड्स को जमीन में लगाओगे, मिट्टी में हवा पानी उसको दोगे, तब नया प्लांट उग जाएगा हमारा। तो पहला तरीका ये होता है अपने बच्चों को जन्म देने का। दूसरा तरीका आपने देखा होगा कि किसी किसी प्लांट के जड़ को काट के आप लगा दोगे तो वहां से भी एक नया प्लांट निकल जाता है। किसी किसी में आपने देखा होगा कि किसी प्लांट का टहनी केवल लगा दो तोड़ के मिट्टी में, तो वहां से भी प्लांट निकल जाता है हमारा नया सा, है कि नहीं। तो प्लांट अपने रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है प्लांट में, वो अलग अलग प्रकार का है, बहुत सारे तरीके से वो अपने बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। आगे, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। अब प्लांट जो अपने बच्चे को जन्म देता है अलग अलग तरीके से, इसको हम लोगों ने समझने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। पहला, फर्स्ट असेक्सुअल एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 तरीके होते हैं प्लांट में जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए वो फॉलो करते हैं। समझ रही है बात। तो किसी प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये 2 तरीका होता है अपने बच्चे को जन्म देने का। कौन फॉलो करता है ऐसा, प्लांट, ठीक है। आगे, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चे को सीड्स के बिना ही जन्म दे देते हैं। सीड्स के बिना का मतलब हो गया
टहनी लगाया आपने, टहनी से ही नया प्लांट निकल गया। जड़ लगाया प्लांट का, जड़ से ही नया प्लांट निकल गया। इस तरीके के चीजों को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड से यानी कि बीज से कोई नया प्लांट नहीं बनेगा। किससे बनेगा फिर? उसके पार्ट से, जैसे जड़ से, टहनी से, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो आपको बताना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चे को जन्म देता है, लेकिन क्या सीड्स की मदद से? नहीं, सीड्स का उसमें कुछ भी आपको रोल देखने को नहीं मिलता। फिर उसको कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है? टहनी से, जड़ से। ठीक है ना, इस तरीके से। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे प्लांट में, उसमें सीड्स का आपको इस्तेमाल दिखेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स से ही हमारा एक नया प्लांट निकलता है। जैसे सपोज करिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने क्या किया, अमरूद तोड़ा। अमरूद के अंदर कई सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। उस बीज को हमने, अमरूद को फाड़ के उस बीज को हमने निकाला और मिट्टी में हमने छिड़क दिया, और वहीं से हमारा एक नया प्लांट निकल गया। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि सीड्स से हमारा नया प्लांट निकला। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि हमारे पास एक रोज प्लांट है, गुलाब का फूल हमारे पास एक है। उस गुलाब के फूल का हमने एक टहनी लिया, मतलब रोज प्लांट का हमने टहनी लिया और उसको हमने जमीन में अच्छे तरीके से लगा दिया। टाइम टाइम पर हम उसको पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उसको, और उस टहनी से ही हमारा एक नया प्लांट निकल गया। तो बताइए कैसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? सेक्सुअल या असेक्सुअल? ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सीड्स का कोई इस्तेमाल हमने नहीं किया है। किसका इस्तेमाल किया? फिर हमने टहनी का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? या फिर मान लो कोई प्लांट है, उसके जड़ को हमने काटा और छोटा सा जड़ काट के हमने जमीन में लगा दिया, और उसी जड़ से हमारा नया प्लांट निकल गया। तो बताओ ये भी क्या कहलाएगा? असेक्सुअल। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का इस्तेमाल आप नहीं करते हो, बीज का इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का ही इस्तेमाल करके नया प्लांट हमारा ग्रो करता है। ठीक है, इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा, हालांकि मेन टॉपिक हमारा क्या है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन करने का, अपने बच्चे को जन्म देने का प्लांट कौन कौन सा तरीका फॉलो करता है। तो ये इसी के अंदर हम लोगों के कई सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। चलिए खैर आगे बात करते हैं। हमारा है अगला टॉपिक इसी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये तो आप देख ही चुके हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। आप सीड्स या फिर आप इसको स्पोर्स भी कह सकते हैं, सेम ही चीज है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने बच्चों को जन्म किस तरीके से देगा? क्या सीड्स का इस्तेमाल करेगा वो? बिल्कुल भी नहीं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो सीड्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्टीम का, यानी कि टहनी का, जड़ का, उसको आप लगाओगे, उसी से हमारा नया एक प्लांट निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका थोड़ा बहुत हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो आप ये बताओ कि रिप्रोडक्शन करने का कितना तरीका हुआ हमारा? दो तरीका, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। सेक्सुअल में किसका इस्तेमाल होगा? सीड्स का, यानी कि सीड्स से नए प्लांट निकलेंगे। और असेक्सुअल में क्या होगा? सीड्स का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा फिर? प्लांट के पार्ट का, जैसे टहनी हो गया हमारा, जड़ हो गया, लीव्स यानी कि पत्ते हो गए, इस प्रकार की चीजें। तो आइए बात करते हैं हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें लिखा हुआ है इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले ही बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है हमारा, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये टाइप है। ठीक है, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें किसका इस्तेमाल करके नया प्लांट उगाया जाएगा? यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसका इस्तेमाल करके नए प्लांट का ग्रोथ होगा? इसमें इस्तेमाल होगा रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का। रूट्स मतलब जड़, स्टीम्स मतलब टहनी, लीव्स मतलब पत्ते। अब सवाल है कि सर ये बर्ड क्या होता है? अच्छा ना, आपको ना बताते बर्ड क्या होता है। आपने कभी देखा आपके घर में यदि आलू आता होगा, तो जब आलू को आप लंबे टाइम तक अपने घर में रखते हो तो आलू के ऊपर ना छोटा छोटा सा प्लांट उगना स्टार्ट कर देता है। वही छोटा सा प्लांट हमारा कहलाता है बर्ड। और वही प्लांट को जब लगा देते हैं मिट्टी में अच्छी तरीके से,
तो हमारा नया प्लांट वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, मतलब आलू के साथ ही लगाएंगे उसको, तोड़ के नहीं, क्योंकि तो बहुत छोटा होता है बर्ड। आलू को ही, जैसे मान लो आपने आलू लाया, उस आलू को आप 1 महीने घर में रखे, हवा पानी सब उस आलू को मिलता रहा, तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा सा प्लांट उगना स्टार्ट कर जाता है। तो अब आप क्या करो, उस आलू को पूरा उठाओ और जाके मिट्टी में लगा दो। आप देखना वो आलू का पेड़ कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा आलू का पेड़ बन जाएगा। जहाँ पे 1 आलू आपने लगाया, आपको वहाँ पे बहुत सारे आलू देखने को मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक है, ये कौन सा टाइप हुआ, सेक्सुअल या असेक्सुअल? असेक्सुअल हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का और बर्ड्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं, नए प्लांट का रिप्रोडक्शन करवाते हैं। आगे देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि व्हेन रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि जब रिप्रोडक्शन प्लांट के पार्ट से किया जाए, यानी कि रूट से, स्टीम से, लीव से, बर्ड से, इन प्रकार के चीजों से जब रिप्रोडक्शन किया जाए तो उसको हम लोग कह देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आगे, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। यानी कि इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का तरीका इस्तेमाल करके, यानी कि रूट्स का, स्टीम्स का, लीव्स का, बर्ड्स का इस्तेमाल करके जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, वो प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है। यानी कि उसको ग्रो करने में टाइम क्या लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, उसमें फ्लावर और फ्रूट्स, यानी कि फल और फूल दोनों जल्दी आ जाता है। किसके मुकाबले, जिस प्लांट को आप सीड्स के थ्रू लगाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके मुकाबले इसमें बहुत जल्दी सीड्स और फ्रूट आ जाता है। समझ रही है बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग स्टीम्स का, रूट्स का, लीव्स का, बर्ड्स का इस्तेमाल करके नए प्लांट को उगाते हैं, और जब वो प्लांट ग्रो करता है तो वो जल्दी ग्रो करता है, और उसमें फल और फूल दोनों बहुत ही जल्दी ही आ जाता है। ठीक है, किसके मुकाबले, सीड्स के थ्रू जो हमारा प्लांट उगेगा, ग्रो करेगा, उसके मुकाबले। ठीक है, आगे, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। अब जो नया प्लांट हमारा बनेगा, जो नया प्लांट हमारा उगेगा, वो प्लांट एकदम एग्जैक्ट कॉपी नजर आएगा। किसका, जिसके टहनी को तोड़ के आपने वहां लगाया होगा। सपोज करिए हमने एक रोज प्लांट का टहनी तोड़ा, यानी कि रोज प्लांट का टहनी तोड़ा हमने और उसको मिट्टी में हमने लगा दिया, तो उस टहनी से जो नया प्लांट हमारा बनेगा, वो प्लांट बिल्कुल एग्जैक्ट रोज प्लांट के जैसा ही कॉपी नजर आएगा। क्योंकि भाई आपने टहनी किस प्लांट का लिया है, उस प्लांट का, तो जो प्लांट हमारा उगेगा वो भी कैसा दिखेगा, उसी प्रकार का दिखेगा। तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन टॉपिक कंप्लीट। समझ में आया बात? तो ऐसा ऐसा टॉपिक हम लोगों को इसके अंदर कई सारे मिलेंगे, अभी 5-6 और हैं, तो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बर्डिंग। उसके बाद फिर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन भी है, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक और हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले वाले क्लास का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, बर्डिंग। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, बर्डिंग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है हमारा बर्डिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि हमने कहा था कि जो हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने कहा था कि आपको ये हमारा टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पिछले क्लास में हमने बात करा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस टॉपिक के अंदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बर्डिंग को लेकर होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन है, और उसके बाद फिर एक और टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग को लेकर आपके बुक में जो पिक्चर होगा वो भी आप देख सकते हो, या फिर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वहाँ पे भी पिक्चर होगा बर्डिंग का, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का पिक्चर लिए हुए हैं समझने के लिए। आपके पास कोई भी बुक होगा तो वहाँ पे भी आप बर्डिंग को सेम ही तरीके से समझ पाएंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो होता है ना, वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से केवल मिलके बना होगा, बस एक ही सेल से मिलकर बना होता है वो। ठीक ना। आगे इसमें बर्ड का डेफिनेशन देखो, फिर आपको बर्डिंग समझ में आएगा पूरा। बर्ड क्या होता है,
द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बल्ब बड। बेसिकली ईस्ट हमारा क्या हो गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ है, उसके अंदर से एक छोटा सा एकदम बल्ब के जैसा पार्ट यदि बाहर निकलने लग जाए, उसी को हम लोग कहते हैं बर्ड। क्या बोलेंगे इसको? बर्ड बोलेंगे। पिक्चर में आप जरा ध्यान से देखो, पहला वाला पिक्चर जो है हमारा वो है ईस्ट सेल का, ठीक। सेकेंड वाले में आप देखोगे तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा हमारा बर्ड जो है डेवलप करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए हमने वहां पे लिखा है डेवलपिंग, हमने नहीं लिखा बल्कि पिक्चर में ही है डेवलपिंग बर्ड। ओके, उसके बाद थोड़ा और देखोगे तो यहाँ पे बर्ड हमारा अच्छी तरीके से दिखने लग गया है, जो कि लिखा हुआ न्यू बर्ड, और लास्ट में लिखा हुआ है चेन ऑफ बर्ड्स, मतलब कई सारे छोटे छोटे बर्ड उसमें क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा ग्रोथ होता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं बर्डिंग। क्या बोल देते हैं? बर्डिंग। मतलब ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है इसको बर्ड कहते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? बर्डिंग। ये जो पूरा कहानी हमारा चल रहा है इसको हम लोग बर्डिंग कह देते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज, ये जो बर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। यानी कि यही बर्ड धीरे धीरे बड़ा होते इतना बड़ा हो जाता है कि ये पेरेंट सेल का मतलब जिससे ये बाहर निकला है, जिससे इसका ग्रोथ हुआ है, उससे ये अपने आप बाद में टूट जाता है, ठीक ना। और टूटने के बाद ये नीचे जमीन पे गिर जाता है, और जहां पे वो गिरेगा बर्ड हमारा टूट के, वहीं पे हमारा एक नया ईस्ट का जन्म हो जाएगा। समझ रही है बात? तो इतना ही सिंपल तरीके से इसमें आपको याद रखना है, सिंपल सा, कि ईस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। बर्डिंग और भी कई प्रकार के चीज़ों में होता है, लेकिन ईस्ट यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल है। ईस्ट हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये बहुत छोटा होता है, इसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। और ये जो ईस्ट है वो कितने सेल से बना होता है? एक सेल से बना होता है। इसी सेल में छोटा छोटा जो है ना, एकदम बल्ब के जैसा बाहर हमारा पार्ट निकलना स्टार्ट करेगा, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं बर्ड। और वही बर्ड जब धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो टूट के अपने आप ईस्ट से नीचे गिर जाता है। जहां पे वो गिरेगा वहीं पे हमारा एक नया ईस्ट जन्म ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। और जो बर्ड हमारा अभी टूट के नीचे गिरा है वो क्या बनेगा? बाद में ईस्ट बनेगा, और वही ईस्ट धीरे धीरे ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, फिर उससे भी छोटे छोटे बर्ड बड़े होके फिर उससे भी बर्ड नीचे गिरेंगे। मतलब ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता ही रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। मतलब कई बार होता है, कुछ टाइम पे आप देखोगे कि एक बर्ड हुआ, उसके ऊपर दूसरा बर्ड हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बर्ड, इसी को हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। मतलब एक के बाद एक दूसरा बर्ड, एक के बाद एक दूसरा बर्ड, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बर्ड्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। यानी कि जो प्रोसेस है हमारा, पहले ईस्ट से बर्ड बनेगा, फिर वो बर्ड बड़ा होकर नीचे गिर जाएगा, जहां पे वो गिरेगा वहीं पे दोबारा हमारा एक बड़ा सा ईस्ट सेल ग्रो कर जाएगा, फिर उस ईस्ट सेल से हमारा दोबारा बर्ड बनेगा, फिर वो दोबारा बड़ा होकर नीचे गिरेगा, फिर वो ईस्ट सेल बन जाएगा। इस तरीके का प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिसके वजह से ईस्ट जो है अपने बर्ड के थ्रू बार बार जन्म लेता रहता है। बहुत ही कम टाइम में वो कई गुना ज्यादा ग्रो कर जाता है। तो ये हो गया हमारा बर्डिंग। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के लिए भी हमारे सामने एक पिक्चर है, यही सेम पिक्चर आपके पास यदि एनसीईआरटी का बुक है तो वहां पे भी होगा। एनसीईआरटी का बुक नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास कोई भी बुक होगा तो वहां पे भी फ्रैगमेंटेशन का पिक्चर इस टाइप का लगभग दिया हुआ रहेगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखा जाए क्या है फ्रैगमेंटेशन में। देखो पहले फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब होता है उसका, पहले वो समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देना, ठीक ना। तो ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रैगमेंट्स व्हिच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। मतलब फ्रैगमेंटेशन में आप क्या करते हो, एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का छोटे छोटे पार्ट में उसको आप डिवाइड कर देते हो, और वही छोटा वाला पार्ट जाके बाद में क्या बन जाता है, एक नया फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। याद रहेगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना एक एग्जांपल आपको देते हैं। यहाँ पे हमारे सामने स्पाइरोगोइरा है।
स्पाइरोगोयरा क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये बहुत छोटा होता है, इसको आप खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको रिबन के जैसा ग्रीन जैसा स्ट्रक्चर है ना, रिबन के जैसा ये जो आपको दिख रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रहे, ये जिंदा होता है, लेकिन ये होता क्या है? फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत छोटे होते हैं। आपको पिक्चर में बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता बहुत छोटा है, इसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है, ठीक ना। और ये बहुत छोटा होता है, और आपको लग रहा होगा सर ये तो रिबन के जैसा है, नहीं, रिबन के जैसा लग जरूर रहा है, लेकिन ये है क्या? हमारा लिविंग है। कैसा है? लिविंग, यानी कि जिंदा है। अब इस पूरे रिबन को हमने क्या किया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच से हमने काट दिया उसको, एक पार्ट लेफ्ट में और एक पार्ट राइट में। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया ना, लेकिन यही ब्रेक हुआ पार्ट बाद में क्या बन जाएगा? एक नया सा बड़ा सा स्पाइरोगोयरा दोबारा बन जाएगा। तो स्पाइरोगोयरा का सिंपल सा कहानी यहाँ पे ये है कि जब आप एक बड़े से स्पाइरोगोयरा को कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वही छोटा छोटा पार्ट बाद में जाके एक नया स्पाइरोगोयरा बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। याद रहेगा ये चीज, ध्यान रखना है। आगे, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हम लोगों को और भी एक जगह पर देखने को मिलता है, कहाँ पे? एल्गे में। एल्गे का मतलब होता है नल के बगल में, चापाकल के बगल में जो काई जम जाता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, वो भी फ्रेगमेंटेशन के वजह से ही होता है। मतलब पहले काई होता है बहुत कम, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है कि नहीं? तो वही एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत इसमें? तो स्पाइरोगोयरा जो है उसको हम लोग अलगा बोलते हैं, मतलब एल्गे का ही ये पार्ट है, कुछ अलग बात नहीं है। मतलब वो जो आप देखते हो नल वगैरह के बगल में काई जम जाता है, वो स्पाइरोगोयरा ही होता है। फिर आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने बोला कि इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो काई को देख लेते हैं। बिल्कुल आप काई को देख पाते हैं, लेकिन तब देख पाते हैं जब वहां पे काई बहुत जमा हो जाता है तब। लेकिन स्पाइरोगोयरा यानी कि अलगा जो है, एक रहेगा ना, एक या फिर दो रहेगा, तो आप उसको खुले आंखों से नहीं देख पाओगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे काई बहुत ही ज्यादा जम गया है, मतलब वहां पे स्पाइरोगोयरा काफी ज्यादा आ चुका है, तब हम लोग उसको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते, ठीक ना। तो जहां पे पानी रहेगा, उस पानी में थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट वगैरह उसको मिलता रहेगा, तो वहीं पे हमारा एल्गी जो है, यानी कि जो काई है, जिसको आप स्पाइरोगोयरा भी कह सकते हैं, वो वहां पे डेवलप होता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। आगे, एन एल्गे ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, यानी कि जो वो एल्गे है, बेसिकली स्पाइरोगोयरा के भी बारे में बात हो रहा है, इसी के बारे में। ये जो स्पाइरोगोयरा है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता रहता है, अपने आप होता रहता है, और वो अपने एक बार डिवाइड हुआ, मान लो एक स्पाइरोगोयरा है, वो 10 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वहां से नए नए 10 स्पाइरोगोयरा क्या होने वाले हैं? ग्रो होने वाले हैं। तो इस तरीके से जो काई है, जो एल्गे है, वो हमारा बढ़ता ही चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे, नेक्स्ट, दिस फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जितने ही पार्ट में आप उसको डिवाइड करोगे, उतना पार्ट उसका बाद में जाके एक नया स्पाइरोगोयरा बन जाएगा, एक यानी कि एक नए ऑर्गेनिज्म का वो रूप ले लेता है, नया स्पाइरोगोयरा बन जाता है। सोचो, हमने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, लेकिन वो बाद में बन क्या गया? हमारा एक नया सा स्पाइरोगोयरा बन गया। तो ये इसी इसमें होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये प्रोसेस लगभग चलता ही रहता है। जैसे आपके पास एक स्पाइरोगोयरा था, उसको अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, वो पांचों पार्ट बाद में जाके एक बड़ा सा स्पाइरोगोयरा बनेगा, फिर वो अपने आप को डिवाइड करेगा, उसमें से फिर बनेगा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता ही रहता है, जिसके वजह से बहुत तेजी में फैलता चला जाता है, और पूरे के पूरे जगह पे काई आपको जमा हुआ फिर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। लेकिन जब ये स्पाइरोगोयरा यानी कि जब ये एल्गे इक्का दुक्का रहेगा, तो क्या आपको दिखेगा? इसे नहीं दिखता, वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको देखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा फ्रैगमेंटेशन के बारे में। अगला है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में क्या है। स्पोर फॉर्मेशन का भी पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक में है, वही पिक्चर हमारे स्क्रीन पर भी है, या फिर आपके पास कोई और बुक है तो वहां पे भी स्पोर फॉर्मेशन का पिक्चर दिया हुआ होगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, एक ब्रेड का टुकड़ा, यानी कि एक ब्रेड ही मान लो आप पूरी तरीके से, एक ब्रेड या फिर एक ब्रेड का कोई छोटा सा भी टुकड़ा जब आप कहीं पर रखते हो, कुछ दिन के बाद आप देखना वहां पे ना फंगी जमा हो जाता है ब्रेड के ऊपर। फंगी मतलब वो थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखने लगा चालू हो जाता है, वो स्पोर्स के वजह से ही होता है। अब ये स्पोर्स है क्या, आइए उसके बारे में समझते हैं हम लोग।
When spores are released, they keep floating in the air. They are very light and can cover long distances. अच्छा, यहाँ पे ना आप समझो पहले ये होता क्या है। देखो, आपके सामने एक पिक्चर है। ये जो हमारा पिक्चर है फंगी का है। किसका है? फंगी का है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। आपको दिख रहा होगा एक प्लांट के जैसा कुछ है कि नहीं, एक टहनी है, उसके ऊपर हमारा एक बॉल है, ये चीज़ है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे ना कंडीशन होता क्या है, आप इसको समझना ध्यान से। पहला वाला पिक्चर देखो आप, पहला वाला फोटो, एक टहनी है बहुत लंबा सा, उसके ऊपर एक बॉल लगा हुआ है। ये हमारा क्या है? फंगी है। क्या है? फंगी। उसके ऊपर में ना ये जो आप देख रहे हो, यही हमारा मेन चीज़ है, ये बॉल है। हालांकि इसको यदि आप देखोगे, इसको बोला गया है स्प्रोंगियम। क्या बोला गया है? स्प्रोंगियम। यानी कि ये क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे पकता है, मैच्योर होता है, और पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये अपने आप अचानक ब्लास्ट करता है। ठीक? और ब्लास्ट करने के वजह से क्या होता है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे दाने होते हैं। स्पोर्स का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा दाना। और वो दाना जब अचानक ये स्प्रोंगियम जब फटता है, ब्लास्ट करता है, तो सारा दाना इसके अंदर जो पहले टाइटली पैक है, अंदर पड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से हवा में फैल जाता है। ठीक? और चूंकि ये भी बहुत छोटा होता है, तो इसको भी आप खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, इसको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही लगाना पड़ता है। ठीक ना? तो जब ये हमारा स्प्रोंगियम एक बार मैच्योर होता है, पक जाता है पूरी तरीके से, तभी अपने आप को ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जितने भी स्पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जितने भी दाने होते हैं, वो सारे दाने हमारे हवा में फैल जाते हैं। और वही हवा में फैला हुआ दाना यानी कि स्पोर्स यदि किसी ब्रेड पे आके जम गया, तो वहीं पे उस दाने से क्या बन जाएगा, हमारा एक नया फंगी तैयार हो जाएगा। और एक फंगी तैयार हो गया तो अपने बच्चों को बार बार फिर जन्म देगा, और फिर इसी तरीके से पूरे ब्रेड पे पूरा फंगी जमा हो जाता है। समझ मारिए बात? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, तो ये जो स्पोर्स है, ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे दाने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि खाना वगैरह को पैक करके रखा करो। क्योंकि देखो होता क्या है, आपके आसपास भी फंगी आपको पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है ना, हमारे खुले आंखों से हम इसको देख नहीं पाते, बहुत छोटा होता है। लेकिन मान लो फंगी क्या किया, उस फंगी में जो स्प्रोंगियम है वो पक गया, मैच्योर हो गया, वो ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करने से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी दाने हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, वो हवा में फैल जाएगा। और मान लीजिए गलती से आपका वो पूरा का पूरा नहीं, मान लो 2-4 यदि दाना स्पोर्स आपके खाना में आके बैठ गया, या फिर ब्रेड पे आके बैठ गया, तो पूरे ब्रेड को वो क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए खाने को पैक करके रखा जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी फंगी का अटैक ना हो सके, उस फंगी का कोई दाना भी आके ना गिर सके। ठीक ना? आगे द स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ये जो हमारा स्पोर्स है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। हमने बताया था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है स्पोर्स हमारा। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। यानी कि जितने भी आप स्पोर्स देख रहे हैं, दाने, ये सारे के सारे दाने के ऊपर एक लेयर होता है। किसका? जिसको हम लोगों ने क्या बोला था अभी, स्पोरेंजियम कहा था। क्या बोला था हमने? स्पोरेंजियम क्या करता है, उसके अंदर जितने भी दाने हैं, स्पोर्स हैं, उन सभी को पैक करके रखता है, बचा के रखता है। किससे? हवा से, पानी से, धूप से बचा के रखता है। लेकिन जब वो एक बार पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा और सारे दाने हवा में फैल जाएंगे, और जहां पे वो पड़ेगा वहां पे फंगी का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, फंगी का उगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, हवा से, पानी से, है ना, इन सभी चीज़ें उसको बचा के रखने के लिए स्पोर्स के ऊपर एक लेयर होता है, एक परत होता है जो उसको बचा के रखता है। आगे, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसीलिए ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, लंबे समय तक रह सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि जब भी हमारा स्पोरेंजियम पक जाएगा, ब्लास्ट करेगा, मैच्योर होने के बाद ब्लास्ट करेगा, यदि किसी भी जगह पे जाके हमारा वो स्पोर गिर जाता है, हवा में उड़ते 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 कहीं पे भी वो दाना जाके गिर गया, तो वहीं पे एक नए फंगी का जन्म हो जाएगा। ठीक ना? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores। यानी कि कुछ प्लांट जैसे मॉस हो गए, हमारे फर्न्स हो गए, इस प्रकार के जो प्लांट है,
वो इसी तरीके से ग्रो करते हैं। उसके पहले स्पोरेंजियम पकेंगे, मैच्योर होंगे, फिर वो ब्लास्ट करेगा, उसके अंदर जो स्पोर यानी कि जो दाना होगा वो हवा में फैलेगा। हवा में फैलने के बाद उसको कहीं पे वो गिरेगा, और यदि वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से हवा पानी सब कुछ मिल गया तो वहीं पे उसका नया प्लांट का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो मॉस, फर्न्स, वो सारे प्लांट इसी तरीके से हमारा ग्रो होता है स्पोर फॉर्मेशन से। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा हो गया पहला वाला जो हमारा मेन था वो खत्म, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बेसिकली आपने किसके बारे में बात किया बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल, ज़्यादातर इसमें, ज़्यादातर नहीं लगभग सारे में हम लोगों ने असेक्सुअल को देखा है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन हम लोग इसको करेंगे अपने अगले वाले क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अपना स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग। उसके भी पहले हमने बात किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे किसके अंदर में थे हमारे, किस टॉपिक के अंदर? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर था। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक का। टॉपिक में सबसे पहला जो बात है, फर्स्ट पॉइंट, द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो, कोई भी प्लांट जब ग्रो होता है ना तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लावर बनता है। फ्लावर से हमारे फ्रूट बनते हैं, फ्रूट के अंदर बीज होता है, फिर उस बीज को जब हम कहीं पे लगाते हैं तो फिर एक नया प्लांट हमारा ग्रो करता है। लेकिन उस प्लांट का ग्रोथ जो है वो शुरुआत कहाँ से हुआ? पहले फ्लावर से हुआ। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का सबसे रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि जिससे रिप्रोडक्शन होता है हमारा, एक नए प्लांट का जन्म होता है, वो कहाँ से होगा? फ्लावर से ही होगा, ठीक है। आगे, द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आप इस पिक्चर को जरा देखो ध्यान से, पिक्चर को जरा आप इस पिक्चर को आप ध्यान से देखना। इसमें ना आपको दो बातें देखने हैं। पहले, सबसे पहले आप इसमें देखो स्टेमन। स्टेमन कहाँ पे है? यहाँ पे है, दिख रहा होगा स्टेमन। एक एंथर और एक फिलामेंट, इन दोनों को एक साथ हम लोग कह देते हैं स्टेमन। यानी कि एंथर को और फिलामेंट को एक साथ क्या कह देंगे? स्टेमन बोल देंगे, ओके। उसके बाद ये एंथर जो ये ऊपर वाला पार्ट है लाल कलर का, और इसके जो नीचे डंडी है ये हमारा, वो हो गया हमारा फिलामेंट, ओके। तो ये जो स्टेमन आपने देखा, स्टेमन में दो चीज आ गया हमारा, एंथर और फिलामेंट। ये स्टेमन हमारे होते हैं फ्लावर में मेल वाले पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। अगला देखो जरा आप ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखेगा पिस्टिल, जिसको हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। कार्पेल बोलो या फिर आप पिस्टिल बोलो, बात क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसमें तीन चीज आपको दिखेगा। पहला दिखेगा ऊपर में, सबसे ऊपर में स्टिग्मा, उसके नीचे आपको दिख जाएगा, उसके नीचे जो डंडी है स्टाइल, और सबसे नीचे जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा हो गया ओवरी। सिंपल है, आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना है, एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि मेल वाला जो पार्ट होता है वो कौन है? स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आएगा? एंथर और फिलामेंट। और एक फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि फीमेल वाला पार्ट, वो क्या होगा हमारा? कार्पेल या फिर पिस्टिल, ओके। इसमें क्या क्या आएंगे हमारे? स्टिग्मा आएंगे, स्टाइल आएंगे और ओवरी आएंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा इधर वाला स्टेमन मेल वाले पार्ट, और पिस्टिल यानी कि हम लोग कार्पेल भी उसको बोलते हैं कई बार, तो वो हो गया हमारे फीमेल वाले पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इसमें समझो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। ध्यान से आप इसको समझना। पहले समझते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो, अच्छा यहाँ पे ना हमारे पास एक फ्लावर है, इसी फ्लावर में मेल वाले भी पार्ट है और फीमेल वाले भी पार्ट है। लेकिन क्या हर फ्लावर में आपको दोनों प्रकार के पार्ट देखने को मिलेंगे? मेल वाले भी और फीमेल वाले भी नहीं। किसी किसी फ्लावर में केवल मेल वाला पार्ट होगा, या फिर केवल किस में क्या होगा? फ्लावर में फीमेल वाला ही होगा केवल। तो यदि कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों में से कोई एक ही है केवल, या तो दोनों में से कोई एक फीमेल भी हो सकता है या फिर मेल वाला भी हो सकता है। यानी कि आप ये मानो कि एक फ्लावर है हमारा,
उस फ्लावर के पास या तो केवल फीमेल वाला पार्ट है या फिर केवल मेल वाला पार्ट है, मतलब दोनों में से कोई एक ही रहेगा, उस प्रकार के फ्लावर को हम लोग कह देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो केवल मेल वाले पार्ट रहेंगे या फिर केवल फीमेल वाले, दोनों नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कह देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस फ्लावर में या तो पिस्टिल रहेगा या फिर स्टेमन रहेगा। स्टेमन मतलब मेल वाले पार्ट और कार्पेल मतलब फीमेल वाले पार्ट, है कि नहीं, यानी कि पिस्टिल भी कह सकते हैं उसको हम लोग। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हमारा ये होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, देखो, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों प्रकार के पार्ट आपको मिल जाए, मेल वाले भी पार्ट और फीमेल वाले पार्ट भी देखने को मिल जाए, उस फ्लावर को हम लोग कह देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपके सामने जो पिक्चर है, ये पिक्चर हमारा कौन सा हुआ फिर, यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल हुआ, क्योंकि इसमें हमारा जो स्टेमन है वो मेल वाले पार्ट है और जो हमारा पिस्टिल है वो हमारे फीमेल वाले पार्ट है, यानी किसी फ्लावर में आपको मेल वाले पार्ट भी और फीमेल वाले पार्ट भी दोनों दिख जाते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बात करते हैं। कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि कॉर्न, पपाया और ककम्बर ये हमारे होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें जो आपको फूल देखने को मिलेगा वो कैसा फूल होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो केवल उसमें मेल वाले पार्ट होंगे नहीं तो फिर केवल फीमेल वाले पार्ट होंगे, यानी कि कॉर्न, पपाया और ककम्बर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। कौन कौन? मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया, ये सारी चीजें। तो ये हो गया हमारे अलग अलग प्लांट है बेसिकली, जिसमें जो फूल होगा उस फूल में दोनों प्रकार की चीजें होंगे, यूनिसेक्स मतलब वो मेल वाले पार्ट भी और फीमेल वाले पार्ट भी। तो इस तरीके से आपने समझा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आई है बात? नेक्स्ट अगला हमारा, बोथ द मेल एंड फीमेल unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants। यानी कि वही बात है हमने जो कहा कि दोनों both the male and the female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plants। यानी कि इसमें यह कहा जा रहा है कि मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट दोनों एक फ्लावर में भी दिख सकते हैं आपको, उसको हम लोग बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और दोनों अलग अलग फ्लावर में मिल जाए, मान लो एक फ्लावर में मेल वाले पार्ट है और दूसरे फ्लावर में फीमेल वाले पार्ट है, तो उस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलोगे आप? यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप बोलोगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमने आपको अभी बताया। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट समझिए। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। अब देखो यहाँ पे एंथर कहाँ है हमारा, जरा ध्यान से देखो। एंथर हमारा स्टेमन में आएगा। स्टेमन में कितना चीज है? दो चीज है, एक हो गया हमारा एंथर और एक फिलामेंट। अब यहाँ पे जरा देखो एंथर को पहले। अच्छा पहले तो आप ये बताओ कि स्टेमन में कितने पार्ट? दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल वाले पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखो, ऊपर में आपको लाल कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा एंथर है। क्या है? एंथर। इस एंथर पे हमारा रहता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का मतलब हो गया एकदम छोटा छोटा सीड्स, बीज, दाना कह सकते हैं आप उसको। तो ये कहां पे रहेगा? एंथर पे रहेगा। और यही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट, यानी कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। क्या? एंथर के ऊपर पाया जाने वाला दाना, सीड्स। ओके, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बोलोगे? एंथर प्रोड्यूस करता है। ओके, एंथर किसका पार्ट है ये बताओ पहले? स्टेमन का पार्ट है। और स्टेमन क्या है? फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंथर जो है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट होते हैं, यानी कि यही सबसे मेन चीज है हमारा। ठीक है, आगे। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जरा आओ आप इधर पिस्टिल की तरफ। इस पिस्टिल में कितने चीज दिख रहे हैं आपको? तीन चीज। ऊपर वाला पार्ट हमारा स्टिग्मा, नीचे वाला पार्ट ओवरी, और सबसे नीचे वाला पार्ट सॉरी
ऊपर वाला स्टिग्मा, उसके नीचे वाला स्टाइल और सबसे नीचे वाला ओवरी। ये तीन चीज आपको पिस्टिल में देखने को मिलेंगे। ओके, द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरी है, इस ओवरी में एक या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स का सिंपल सा मतलब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था हमारा, पॉलन ग्रेन, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल किस में होंगे बताओ, ओवरी में होंगे। ओवरी किसका पार्ट होगा भाई, पिस्टिल का पार्ट होगा, है कि नहीं। इतना ही सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। आगे, द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मतलब फीमेल का जो सबसे मेन चीज हो गया हमारा, फीमेल गैमेट बोलो या फिर एग बोलो आप, ये कहाँ पे बनते हैं, ओव्यूल में बनते हैं। और ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है। देखो इसमें ना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग, सिंपल समझो इसको, बहुत सिंपल रखते हैं। ओवरी, सॉरी पहले पिस्टिल समझो। पिस्टिल में कितने पार्ट है हमारे, 3 पार्ट है। एक स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट स्टाइल और सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा है ओव्यूल। ओके, और ओव्यूल के अंदर है हमारा फीमेल गैमेट, यानी कि एग भी आप उसको कह सकते हो। समझ आ रही है बात। तो अब जरा बताओ, मेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पॉलन ग्रेन्स हो गया, और फीमेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया हमारा ओव्यूल के अंदर एग। क्या हो गया, एग, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। मेल में पॉलन ग्रेन को आप क्या बोलोगे, मेल गैमेट। उसी तरीके से फीमेल में आप एग को क्या बोलोगे, फीमेल गैमेट बोलोगे। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब देखो होता क्या है, ध्यान से आप इस चीज को समझना, आपको पूरा कहानी बताते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको एंथर दिख रहा है ना, एंथर के ऊपर क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा। और ये पॉलन ग्रेन किसी भी वजह से, या तो हवा चलने के वजह से या फिर कोई इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा इस पॉलन ग्रेन पे आके बैठा और वही कीड़ा जाके बैठ गया स्टिग्मा पे, तो होगा क्या, वो जो पॉलन ग्रेन है वो अब कहाँ चला गया बताओ, हमारा स्टिग्मा पे चला गया। ध्यान से समझना इस चीज को आप। हमारा ये जो पॉलन ग्रेन है एंथर के ऊपर, ये किसी भी वजह से, या फिर हवा चलने की वजह से, या फिर पानी की वजह से, या फिर किसी कीड़े मकोड़े की वजह से कहाँ पहुंच गया, मान लो स्टिग्मा पे पहुंच गया। और वो पॉलन ग्रेन बेसिकली है क्या बताओ, मेल गैमेट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। और वो धीरे धीरे पहले स्टिग्मा पे चिपकेगा। स्टिग्मा ना स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो वहां पे यदि एक बार पॉलन ग्रेन चला गया तो वहां पे हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपक जाता है। और वो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे अब नीचे आएगा, स्टाइल में आएगा पहले, और स्टाइल के बाद हमारा चल जाएगा वो ओवरी में। और ओवरी में है क्या, ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर क्या है ये बताओ पहले, एग है। तो हमारा वो जो मेल गैमेट है यानी कि पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट के साथ यानी कि एग के साथ जाके वहां पे फ्यूज करेगा। फ्यूज का मतलब हो गया दोनों आपस में मिल जाएंगे, और वहीं पे डेवलपमेंट होगा स्टार्ट किसका, एक सीड का। तो जो पहली बार डेवलपमेंट होता है ना, मतलब कि ऊपर से पॉलन ग्रेन आया कहाँ पे, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में जो एग प्रेजेंट था उसमें जाके मिल गया। तो जो पहली बार डेवलपमेंट स्टार्ट होगा सीड का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे उसको, जाइगोट। थोड़ा वो और बड़ा हो जाता है सीड हमारा, तो वो बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, आगे हो सकता है मिल जाए। और वही थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर हम लोग उसको कहने लगते हैं कंप्लीट एक सीड, बीज। और फिर उस बीज के चारों तरफ हमारा फ्रूट बन जाता है। इसीलिए आप हमेशा देखो फ्रूट के अंदर होता है हमारा बीज, है कि नहीं। तो ये चीज समझ में आया, पहली बात ये बताओ, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमारा जो एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन था वो किसी भी वजह से यदि स्टिग्मा पे आके चिपक जाए तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है और ओव्यूल में जो एग प्रेजेंट है उसके साथ जाके टकराएगा, मिलेगा, और वहां पे हमारा सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआती दौर में जो सीड हमारा डेवलप करेगा उसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। थोड़ा वो और बड़ा हो जाएगा तो उसी को हम लोग कह देंगे एम्ब्रियो, और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हम लोग कंप्लीट उसको सीड कह देते हैं। और उसके चारों तरफ हमारा फिर फ्रूट बनना, सीड के चारों तरफ बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा फ्रूट के अंदर सीड होता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला हमारा है पॉलिनेशन। आइए बात करते हैं ये पॉलिनेशन क्या होता है। देखो generally pollen grains have a tough protective coat which prevents
देम फ्रॉम ड्राइंग अप। अब ये जो एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन था, छोटे छोटे दाने थे, ये दाने के ऊपर ना एक बहुत ही हार्ड प्रकार का लेयर होता है, हार्ड प्रकार का लेयर होता है, बहुत ही टफ लेयर होता है। वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को बर्बाद होने से, सूखने से बचाता है। क्योंकि भाई वो मेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही बर्बाद हो जाएगा तो बताओ क्या नए नए प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो अगला, तो ये जो पॉलन ग्रेन है उसके ऊपर ना एक बहुत ही टफ लेयर जमा होता है हमारा, जो कि पॉलन ग्रेन को खराब होने से बचाता है, सूखने से, बर्बाद होने से बचाता है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत ही हल्का होता है ये पॉलन ग्रेन, जो दाने होते हैं बहुत हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, इतना हल्का होता है कि जोर से यदि हवा चल जाए तो वो पॉलन ग्रेन को उड़ा के लेके चल जाते हैं। या फिर पानी, यदि बरसात हो गया तो बरसात का पानी उसके ऊपर गिरेगा तो वो ब्लास्ट कर जाता है, ब्लास्ट मतलब इधर उधर फैल जाता है, इतना हल्का होता है वो, सोचो, ठीक है। और उसी के वजह से, हल्का होने की वजह से ये उड़ के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, और वहीं से हमारा वो नीचे चल जाता है ओव्यूल्स में, वहां पे एक प्रेजेंट रहता है, वहीं पे हमारा नए प्रकार के सीड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। तो इंसेक्ट या फिर पानी या फिर हवा, किसी के वजह से पॉलन ग्रेन बस कहाँ चल जाए, स्टिग्मा पे चल जाए, उसके बाद फिर हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है नए प्रकार के सीड का। ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे, सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही फ्लावर में मेल वाले भी पार्ट है और फीमेल वाले भी पार्ट है। तो मेल वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन निकलेगा और फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पे आके चिपक जाएगा, और जैसे स्टिग्मा पे चिपकेगा वो स्टाइल में आएगा पहले नीचे, फिर वो ओवरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। और जैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन एग से मिलेगा ओव्यूल के अंदर, वैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा नए प्रकार के सीड का, है कि नहीं? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप समझो पॉलिनेशन क्या होता है। कुछ नहीं है, वही बात हमने जो आपको बताया है वही ट्रांसफर होना बस पॉलन ग्रेन का। लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलना और स्टिग्मा पे जाके चिपक जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलोगे इसको? पॉलिनेशन बोलेंगे। आगे, अगला हमारा पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए बात करते हैं दोनों के बारे में। देखो, when the pollen lands on the stigma of the same flower it is called self pollination। जैसे ये वाला पिक्चर देखो आप, इस वाले पिक्चर में हमारे सामने मेल वाले भी पार्ट थे और इसी फ्लावर में फीमेल वाला भी पार्ट है। तो इसका एंथर पे जो स्टिग्मा है, सॉरी एंथर पे जो पॉलन ग्रेन है वो निकलेगा, स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा। यानी कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाए, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर में दोनों हैं, मेल वाले पार्ट भी और फीमेल वाले पार्ट भी। तो मेल वाले पार्ट से हमारा पॉलन ग्रेन निकला और फीमेल वाले पार्ट के स्टिग्मा पे जाके चिपक गया। तो यदि एक ही फ्लावर में चीज हो रहा है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? क्रॉस पॉलिनेशन। तो बताइए आप, क्रॉस पॉलिनेशन में फिर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है। आइए देखते हैं, वही लिखा हुआ है कि when the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant it is called cross pollination। यानी कि मान लीजिए एक फ्लावर के पास मेल वाले पार्ट है और दूसरे वाले फ्लावर के पास फीमेल वाले पार्ट है। तो मेल वाले फ्लावर के ऊपर जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा वो वहां से जाके फीमेल वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। यानी कि यहाँ पे फ्लावर दो क्या है हमारे, अलग अलग हैं। एक के पास मेल वाला पार्ट था और एक के पास फीमेल वाला पार्ट था। तो जब दो अलग अलग फ्लावर के ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, उसको हम लोग कह देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। याद रहेगा ये चीज? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सिंपल है, कुछ खास नहीं है। देखो, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट।
अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे कि जब एक पॉलन ग्रेन, ध्यान से समझना इस चीज को आप, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन है, ऑब्वियस सी बात है। जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, स्टाइल में जाएगा, पहले इस डंडी में, फिर उसके नीचे ओवरी में, और ओवरी में क्या प्रेजेंट है बताओ पहले, ओव्यूल, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग है। यानी कि पॉलन ग्रेन मेल वाले पार्ट है और एग फीमेल वाले पार्ट है। तो जब दोनों आपस में मिला तो वहां पे हमारा हो गया रिप्रोडक्शन स्टार्ट। क्या हो गया, स्टार्ट। और जो पहली बार हमारा रिप्रोडक्शन करेगा शुरुआती स्टेज में, जो नया हमारा प्लांट मतलब नए सीड का जो रूप लेगा, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको, जाइगोट बोलेंगे। यानी कि एक मेल का पॉलन ग्रेन फीमेल के एग के साथ जाके आपस में मिला, तो जो पहली बार हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा नए सीड का बनना, उसी को हम लोग कह देते हैं जाइगोट। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़े, वही लिखा हुआ है कि दिस सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का मतलब क्या हो गया, पॉलन ग्रेन और एग का मिलना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। उसके बाद जो हमारा पहला सेल बनेगा, जो पहली बार डेवलपमेंट स्टार्ट होगा हमारा, उसी को हम लोग कह देते हैं जाइगोट। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला है फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये जो अभी आपने देखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमारा निकला पॉलन ग्रेन, वो स्टिग्मा पे आके चिपका, फिर वो जाके फीमेल वाले पार्ट यानी कि एग से जाके ओवरी में मिक्स कर गया, मिल गया आपस में, फ्यूजन कहते हैं उसको। मिलना क्या कहता है, फ्यूजन कहलाता है। ओके, और ये जो पूरा प्रोसेस हमारा हुआ, इसी को कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि सिंपल सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हमारा पॉलन ग्रेन, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एग से यानी कि पॉलन ग्रेन का एग से मिलना ही हमारा क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। समझ में आ रही बात। और ऑब्वियस बात है, जब दोनों आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो पहली बार जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। उससे थोड़ा सा और बड़ा बन जाएगा तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो हमारा वो सीड कहला जाता है। और फिर सीड के चारों तरफ हमारे फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो पहले फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर हमारा बीज होता है, सीड होता है ना। तो इस तरीके से हमारा फर्टिलाइजेशन टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बताइए, समझ में आया सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म ही करते हैं। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, इसमें क्या है देखो ध्यान से, सिंपल चीजें हैं, ध्यान से समझना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। अब देखो होता क्या है, जब एक बार फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि पॉलन ग्रेन एग के साथ ओवरी में जब मिलेगा, तो पहली बात ये होगा कि हमारा जाइगोट बनेगा। ठीक, वही जाइगोट धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा तो एम्ब्रियो कहलाएगा। वही एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो हमारा एक छोटे से बीज का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेगा, बीज का। और उस बीज के चारों तरफ हमारा फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। देखो एक्चुअली में जो फ्रूट आपको दिखता है ना, जो फल दिखता है, वो राइपेंड ओवरी होता है, यानी कि वो पका हुआ ओवरी है। तो जो हम लोग बेसिकली जो फ्रूट खाते हैं वो एक्चुअली में फ्रूट नहीं है, वो बेसिकली है क्या, फ्लावर का ओवरी है, जो कि क्या हो चुका है, अब बड़ा हो चुका है, पक चुका है, हम तब उसको खाते हैं। हालांकि खाते तो हम लोग फ्रूट ही हैं, फल ही हैं, लेकिन चूंकि ये सारा का सारा डेवलपमेंट चल कहाँ पर है बताओ, ओवरी में, सीड भी वहीं पे बन रहा है हमारा। तो जब हम लोग फ्रूट खाते हैं तो एक्चुअली में आप फ्रूट खा तो रहे हो, लेकिन आप एक्चुअली में खा क्या रहे हो, प्लांट का ओवरी खा रहे हो। समझ में आ रही है बात, मतलब सीड बना कहाँ पे हमारा, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर चूंकि सीड बना तो सीड के चारों तरफ अब क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और वो फ्रूट एक्चुअली में है प्लांट का ओवरी, जो कि हम लोग खाते हैं, और उसी के अंदर होता है हमारा सीड। लेकिन जब हम लोग खाना मतलब फ्रूट खाते हैं तो ओवरी वगैरह नहीं देखते हैं, सिंपल सा फ्रूट देखते हैं, फ्रूट है खाओ चुपचाप है कि नहीं। आगे अगला, द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स, यानी कि उसी फ्रूट के अंदर हमारा सीड होता है। ठीक ना,
द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, यानी कि वो जो हमारा सीड है वो एक्चुअली में है एक एम्ब्रियो जो कि बहुत ही टफ कोटिंग होता है उसके ऊपर, बहुत ठोस होता है। आप किसी भी प्रकार का बीज उठा के देखो जो फ्रूट के अंदर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुआवा यानी कि अमरूद के अंदर भी जो बीज होता है ना बड़ा ठोस होता है, एप्पल इन सभी का जो बीज होता है, ऑरेंज इन सब का बीज बड़ा ठोस होता है ना। और ये एम्ब्रियो एक्चुअली में, इसको आप जमीन में लगा दोगे तो नया प्लांट वहां से हमारा ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना। आगे, सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। ये तो सही बात है, कुछ फ्रूट जो होता है वो बड़ा फ्रेश और जूसी होता है, यानी कि उसको खाने में बड़ा मजा भी आता है, एग्जाम्पल आम, एप्पल, ऑरेंज, इस प्रकार की चीजें। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक एलमंड्स एंड वॉलनट्स, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो बड़ा हार्ड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे एलमंड हो गया हमारा, वॉलनट हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल में क्या है देखो, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब देखो, एक ही प्रकार का प्लांट ना आपको कई सारे जगह पे दिख जाता है, इसका मतलब है कि उन सारे जगहों पे उस प्रकार के प्लांट का सीड क्या किया गया होगा, फेंका गया होगा, या फिर पहुंचाया गया होगा, या फिर जानबूझ के लगाया गया होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। हाँ, मतलब नारियल का पेड़ या फिर आप किसी भी प्रकार का पेड़ यदि आप देखो, है ना, तो एक सीड का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसी को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब देखो, एक सीड दूसरे सीड जगह पे कैसे जाता है, किसी भी तरीके से जा सकता है, या तो ह्यूमन बींग पहुंचा दे वहां पे, या फिर पानी के थ्रू बह के चला गया, या फिर हवा के थ्रू चला गया, या फिर कोई जानवर लेके चला गया, खाते खाते वहां पे जाके गिरा दिया अपने मुंह से कुछ, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से यदि एक प्रकार का सीड दूसरे जगह पे चला गया तो उसी को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, यानी कि कुछ सीड जो है एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है पानी की वजह से, पानी बहा चला गया सीड। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स जो है वो एनिमल की वजह से चल जाते हैं। मान लो एक जानवर है जो कि एक जगह पे कुछ खाया और वो गाल चबाते 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 आगे चला गया और वहां पे जाके उसके मुंह से एक दाना नीचे गिर गया, तो वहीं पे नया प्लांट उग जाएगा। तो सीड का ट्रांसफर जो है एक जगह से दूसरे जगह वो किसी भी तरीके से हो सकता है, हवा से, पानी से, जानवर से, कीड़े मकोड़े से, किसी भी तरीके से, उसी को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क्स। तो कई बार कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जो अचानक ब्लास्ट कर जाते हैं पकने के बाद, और जब वो अचानक ब्लास्ट करता है तो उसका जो सीड होता है वो पूरी तरीके से फैल जाता है, और फैलने की वजह से वहां पे आपको नए नए प्लांट देखने को मिलेंगे उस प्रकार के, ठीक ना। अगला, द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट का मतलब हो गया जिसमें वो बीज है, ठीक, और उसी का सीड, कि एक प्लांट का सीड जो है वो अलग अलग जगह पे क्या कर जाता है, फैल जाता है, कोई दिक्कत इसमें, और जहां पे फैलेगा वहीं पे एक नया प्लांट आपको देखने को मिलेगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड का, बीज का फैलना ही हमारा क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हुआ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। अब बताइए चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट किसी को, सब कुछ समझ में आया, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर इस चैप्टर में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।